Welcome to Kansi Academy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खानज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। आज का मौजू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जिसको दस्तूर कहा जाता है, हिंदुस्तानी दस्तूर, उसके बारे में है। ये एक मौजू है ग्रुप 1 का, लिहाजा इसके बारे में थोड़ी सी इसकी तारीख़ और इसके जो अहम नुकात है उसके बारे में आपको बतलाऊँगा। इसके 2 पार्ट होंगे। पहला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में होगा। तो पहला पार्ट आपके लिए यहाँ पे शुरू किया जाता है। सबसे पहले ये समझें कि दस्तूर क्या होता है। दस्तूर जो होता है एक तरीक़ेकार होता है। किसी भी तंजीम को चलाने के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत होती है या एक तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है। एक मुकर्रर कर लिया जाता है कि तंजीम के मकासद क्या होंगे, किसके क्या इख्तियारात होंगे, कैसे चलेगी, उसके क़वानीन क्या होंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। इसी तरीके से एक मुल्क को चलाने के लिए भी एक दस्तूर की ज़रूरत होती है। क़दीम ज़माने में चूँकि बादशाहत होती थी और बादशाह मनमाने करते थे, इसलिए उसका दस्तूर कोई ज़रूरी नहीं होता था, या नहीं तो दस्तूर वो होता था जो पहले से रिवायत, जो शाही रिवायत चली आती थी, उसको ही दस्तूर समझा जाता था। लेकिन जब जमहूरियत का दौरा शुरू हुआ तो हर मुल्क के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत पड़ी। चुनांचे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आज़ादी से पहले बादशाहत थी और हर रियासत अलग अलग यानी उसके और उसूल हुआ करते थे। एक मुसलमानों की रियासत होती थी, एक हिंदुओं की रियासत होती थी। इस तरीके से अलग अलग यानी इलाक़ों में अलग अलग हुकूमतें होते थे, उनका कोई एक मुस्तक़िल दस्तूर नहीं था। जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया तो तब भी हिंदुस्तान का कोई दस्तूर नहीं था। हालांकि अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान को मुत्तहद करके एक यानी हिंदुस्तान की तरह बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी एक दस्तूर नहीं था। तो जब जिद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ हुआ तो उसी तब से ही यानी लोगों के जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत है। तो जब भी ये मुतालबा आता था आज़ादी का, तो उस वक्त ये भी मुतालबा किया जाता था कि हिंदुस्तान का एक दस्तूर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो तजवीज़ रखी गई, सबसे पहले जो मुतालबा किया गया दस्तूर का, हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत है, तो वो अंग्रेज़ों के दौर में ही शुरू हुआ। 1934 में 1934 में पहला मुतालबा हुआ कि हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो चुनाचे अंग्रेज़ों ने उसको मान भी लिया और एक हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूर 2 अगस्त 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क़ानून हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 2 अगस्त 1935 को ये बिल मंजूर हुआ बरतानवी पार्लियामेंट में। चूँकि बरतानवी पार्लियामेंट ही हिंदुस्तान के उमूर देखती थी और अंग्रेज़ जो है वो वहीं से हुकूमत चलाते थे, तो वो लोगों ने ये तय किया कि हिंदुस्तान का एक दस्तूर मुकर्रर किया जाए, एक क़ानून सारे हिंदुस्तान का, जहाँ जहाँ ये अंग्रेज़ों की यानी उसका अमल दरामद होता हुकूमत का, एक दस्तूर। तो वो जो दस्तूर था उसका जो नाम था क़ानून हुकूमत हिंद, या उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था, और ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था। एक्चुअली तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का और ब्रिटिश का ही एक दस्तूर था जो हिंदुस्तानियों पर एक राइज किया गया। तो उसके बाद 1 अप्रैल 1937 1 अप्रैल 1937 में इसको लागू किया गया। ये तो मंजूर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 में कर लिया 2 अगस्त को, लेकिन इसको जो अमल दरामद जो हिंदुस्तान में हुआ, अंग्रेज़ों ने इसको जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज किया, वो 1937 में इसको 1 अप्रैल से इसको नाफिज किया गया। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। और इसके अलावा चूँकि बरतानी हुकूमत का वज़ा करता था और बरतानी गवर्नमेंट जो है उसे अपने मुताबिक उसको चलाती थी और वहाँ के मफादात के मुताबिक क़वानीन हुआ करते थे, लिहाजा हिंदुस्तानियों के लिए ये मौजू नहीं था। तो इसका भी मुतालबा शुरू हुआ। जब आज जद्दोजहद आज़ादी तेज़ हुई, हिंदुस्तान करीब करीब आज़ाद होने का करीब हो रहा था, तो लोगों को फिर फिक्र हुई कि हिंदुस्तान का अपना दस्तूर होना चाहिए, ये तो ब्रिटिश का है, यहाँ का क़ानून होना चाहिए।
तो ये भी मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। चुनाचे 1946 के आसपास इसका मुतालबा तेज़ हो गया जब ये मालूम हो गया कि हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाने वाली है या यहाँ पे अपना एक दस्तूर की ज़रूरत है। तो जो उसका यानी अमल शुरू हो गया, यानी लोगों के अंदर एक मुतालबा भी शुरू हुआ गवर्नमेंट से, हुकूमत से रखने लगे कि दस्तूर साज कमेटी बनाई जाए, दस्तूर साज काउंसिल बनाई जाए या असम्बली बनाई जाए। तो उसके बाद एक दस्तूर साज असम्बली की तजवीज़ हुई और कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशात थी, वो कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशात में क्या था, हिंदुस्तान को आज़ादी देना उसमें शामिल था और हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम भी थी। तो ये कैबिनेट मिशन जो था वो 16 मई 1946 को दस्तूर साज असम्बली तश्कील देने की सिफारिश किया कैबिनेट मिशन। चूँकि आज़ादी से कबल हिंदुस्तान में, चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश का हिस्सा था और सारे ये लोग एक ही थे जब तक वो तकसीम की यानी तजवीज़ अंग्रेज़ों ने उस पर अमल नहीं किया था, सिर्फ मुतालबा चल रहा था। तो इसलिए वो लोगों ने जो दस्तूर साज असम्बली बनाई उसके अरकान की तादाद 389 रखी गई। ये दस्तूर साज कमेटी की जो असम्बली की जो अरकान की तादाद है, और इनमें 292 जो थे, 292 जो मेंबर्स थे वो बरतानी हिंदुस्तानी रियासतों के मुंतखब नुमाइंदे थे। यानी बरतानिया की जो जहाँ जहाँ पे कब्ज़ा था उनकी जो रियासतें थी उनके मुंतखब हैं, वो लोग अंग्रेज़ मुंतखब करके भेजते थे कि ये यहाँ से ये नुमाइंदे होंगे, वो दस्तूर साज असम्बली में यहाँ से शिरकत करेंगे वगैरह, जहाँ जहाँ बरतानिया की हुकूमत थी। इसके अलावा 93 जो देसी रियासतें थे, खुद मुख्तार, जैसे निज़ाम वगैरह की ऐसे खुद मुख्तार रियासतें थे जो अंग्रेज़ों से माहदा कर लेके खुद मुख्तारी चला रहे थे, उनके भी 93 नुमाइंदे उसमें शामिल किए गए, लेकिन ये नामजद थे। ये वहाँ की जो शाही हुकूमतें थे वो नामजद करते थे, कोई मुंतखब नहीं होते थे। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी कि ये जब हिंदुस्तान की यानी आज़ादी हो जाएगी तो हिंदुस्तान में ये लोग अगर शामिल होना चाहे, जम होना चाहे, तभी वो लोग उसमें शामिल होंगे, वैसी शर्त थी। इसके अलावा जो बरतानवी जो असम्बली, जो ये दस्तूर साज असम्बली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो तश्कील दी गई थी, वो बरतानिया के जितने भी नुमाइंदे थे उसमें सब मजहबी तकसीम थी, यानी फ़िरक़े वाराना तकसीम थी। तो इस तरीके से यानी जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में है हिंदू लोगों की ज़्यादा नुमाइंदे, जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत में है मुसलमानों के नुमाइंदे, सिखों के नुमाइंदे, इस तरीके से उसमें 78 यानी 389 में 78 मुसलमान थे और 4 सिख थे। ये दस्तूर साज असम्बली में ये नुमाइंदे थे। और 93 जो देसी रियासतों के हुक्मरान थे वो लोगों को तो बाद में शामिल होना था। जब माउंटबेटन का प्लान आया, यानी हिंदुस्तान को आज़ादी देने का प्लान पार्लियामेंट में, बरतानी पार्लियामेंट में मंजूर हुआ, तो उसके बाद इसके साथ हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ 2 ममालिक यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान की आज़ादी का भी तय हुआ। तो उसके बाद ये जो ये असम्बली थी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, और वो छोटी हो गई। यानी जो मुस्लिम नुमाइंदे थे, जो ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे, वो सारे पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है, दस्तूर साज असम्बली है, उसकी तरफ चले गए। और बकिया जो हिंदुस्तान के हामी थे और जो कांग्रेस के नुमाइंदे या दीगर जमातों के नुमाइंदे थे, वो सारे हिंदुस्तानी ये जो दस्तूर साज असम्बली है उसमें शामिल हो गए। और हिंदुस्तानी दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी की सदारत में हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सरस्वती की सदारत में 9 दिसंबर 1946 को ये पहले दस्तूर साज असम्बली का इजलास हुआ, जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली असम्बली थी, दस्तूर साज असम्बली। और उसका जो एक सदर भी मुंतखब कर लिया गया, और वो दस्तूर साज का जो असम्बली थी उसका सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मुकर्रर कर दिया गया। इस तरीके से दस्तूर साज असम्बली के तहत जुमला 22 कमेटियाँ तश्कील दी गई, और ये 22 ये असम्बली अलग थी, उसके साथ उसके तहत की कमेटियाँ थी। 22 कमेटियों में सबसे ज़्यादा अहम जो कमेटी थी वो थी इसकी मसवदा साज कमेटी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी,
ड्राफ्ट बनाया जाए कि किस तरीके से ये दस्तूर होना चाहिए उसका, वो सबसे अहम था, पार्ट था। और उसके सदर के तौर पे, मसौदा साज कमेटी के सदर के तौर पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुंतखब किया है। इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है दस्तूर के बानी हैं, क्योंकि ज़्यादा अमल दखल उनका होता था और उस दस्तूर के मसौदा साज कमेटी के सदर थे और ज़्यादा क़ानून जानते थे, ज़्यादा क़ानून की पढ़ाई पढ़े हुए थे, उनको रखा गया था। और बी आर अम्बेडकर की जो क़यादत में मसौदा साज कमेटी जो 1947 में दस्तूर की जो है ना 29 अगस्त 1947 से मसौदे की तरतीब का काम शुरू किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो सदारत में मसौदा साज कमेटी थी उसको इख्तियार दिया गया कि मसौदा तैयार किया जाए। तो वो कब से शुरू हुआ? 29 अगस्त 1947 से ये काम दस्तूर की यानी मसौदा साजी का काम शुरू हुआ और ये काम जो है ना 21 फरवरी 1948 तक जारी रहा। 29 अगस्त 1947 से 21 फरवरी 1948 यानी 21 फरवरी 1948 को ये असम्बली में यानी वो दस्तूर साज असम्बली में उसकी रिपोर्ट पेश की गई, मसौदे की रिपोर्ट में। उसके बाद उसमें 4 नवंबर 1948 से 15 अक्टूबर 1949 तक दस्तूर के मसौदे पर बहस भी हुई। यानी मसौदा बनाने के बाद फिर सारे असम्बली के अरकान उस पर बहस करना पड़ता, यानी सारे लोग मिलकर बहस करें। ये तो मसौदा साज कमेटी बना दी मसौदा, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसमें क्या गलती है, किसमें क्या झोल है, उसके लिए बहस हुई। वो 4 नवंबर 1948 से 15 अक्टूबर 1949 तक बहस होती रही और बहस के दौरान जुमला 7635 तरमीमात पेश किए गए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा। और लेकिन उसमें से 2473 तरमीमात को मंजूर कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को इस दस्तूर को इख्तियार करने की मंजूरी भी हासिल होगी। ये दस्तूर साज जो काउंसिल थी उसका कारनामा था। लेकिन उसको राइज कब से किया गया? 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का दस्तूर नाफिज हुआ। इसलिए यूं में जमहूरिया के तौर पे मनाते हैं, जब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हमारा मुल्क एक जमहूरिया होगा, जमहूरियत होगा और एक सेकुलर सोशलिस्ट जमहूरियत होगी। इस तरीके से उस दस्तूर को वहाँ से नाफिज किया गया। कब से? 26 जनवरी 1950 से। हिंदुस्तान के दस्तूर के मसौदे की तैयारी और नफाज के लिए जुमला 2 साल 11 माह 18 दिन हुए इसका, यानी और इसमें हिंदुस्तान के दस्तूर में जुमला 284 अरकान दस्तूर साज असम्बली ने दस्तखत किए, क्योंकि पाकिस्तान के दस्तूर साज असम्बली जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, बांग्लादेश का हिस्सा था, वो लोग अलग हो जाने के बाद उसकी तादाद घट गई थी। तो हिंदुस्तानी दस्तूर का दीबाचा जो है, प्रेमेबल जो है ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और ये जवाहरलाल नेहरू का कारनामा है, यानी किसी भी चीज़ को अगर उसका तमहीद जिसे बोलते हैं, दिबाचा भी बोलते हैं, दिबाचा जो है वो प्रेम्बल जिसको बोलते हैं, ये दिबाचा हर किताब से पहले लिखा जाता है, यानी उसकी रूह होती है किताब के बारे में, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके तफसीलात क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है। इसी तरीके से दिबाजे में हम एक दिबाजा पढ़ के किताब का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैसे ही दस्तूर का अंदाज़ा लगाने के लिए भी दिबाचा काफ़ी है। ये दिबाचा भी ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, मुख्तसर सा है, लेकिन इसके अंदर रूह है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसकी बहुत अहमियत है। तो ये जो दिबाचा जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इस दिबाचे को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी हासिल हुई कि दस्तूर के साथ ये दिबाचा या प्रेम्बल इसके साथ रखा जाए। हिंदुस्तान का दस्तूर की जो खुसूसियत है, उसमें ये खुसूसियत ये है कि ये दुनिया का सबसे तवील दस्तूर है और एक रिटर्न में है, लिखी उस बहुत सारे ममालिक का दस्तूर रिटर्न में भी नहीं रहता, लेकिन ये रिटर्न में है। जब कभी भी ज़रूरत पड़ी हो तो इसका रिटर्न, इसका हवाला दिया जाता है, अदालतों में इसका हवाला दिया जाता है। यानी मुल्क का जो कानून है ये पूरा दस्तूर के मुताबिक चलेगा, मुल्क का जितनी भी कार्रवाई है दस्तूर के मुताबिक चलेगी। और हिंदुस्तान के दस्तूर में जो है 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है और 22 इसके पार्ट्स है और 8 इसके शेड्यूल्स है, ये फहरिस्तें हैं। और दस्तूर की खुसूसियात में है कि तवील है, तफसीली है, तहरीरी है, मुकम्मल क़वानीन है, हर मौके पे यानी किसके क्या
इख्तियारात होंगे और कैसा किसको मुकर्रर किया जाएगा, गवर्नमेंट कैसा मुंतखब होगी और अवाम के फ़राइज़ क्या हैं, इख्तियारात और फ़राइज़ दोनों भी बताए गए हैं। इसके अंदर छोटे से छोटे चीज़ का भी इसका अहाता किया गया है। और इसके अंदर जो खुसूसियत है कि इसमें दस्तूर गैर मजहबी है। इसके अंदर मुल्क का कोई मज़हब नहीं, इस तरीके से इस दस्तूर को बनाया गया कि मुल्क का कोई ख़ास मज़हब नहीं, सारे मज़ाहिब मुल्क की नज़र में या हुकूमत की नज़र में एकसा होते हैं। इस दस्तूर की एक खुसूसियत ये भी है। और हिंदुस्तानी दस्तूर की खुसूसियत में एक अहम खुसूसियत ये है कि हिंदुस्तानी दस्तूर में अवाम के बुनियादी हुकूक़ मुकर्रर किए गए हैं कि क्या क्या बुनियादी हुकूक़ अवाम को हासिल हैं। उसमें अहम जो है वो ये कि हक़ मसावत है, यानी सारे लोग मसावी रहेंगे बिला लिहाज मजहब, मिलत, इलाक़ा, ज़ात पात, सारे लोगों को एकसा हिंदुस्तानी शहरियत हासिल होगी और सबको हक़ आज़ादी होगा। सब आज़ादी के हक़ से इस्तेफ़ादा कर सकते, यानी इज़हार राय की आज़ादी हो सकती, अंजुमन बनाने का आज़ादी हो सकती, या पुरअमन एहतजाज करने का, किसी पे यानी एतराज़ करने का, हमलो नकल कहीं भी हिंदुस्तान में मूवमेंट कर सकते, एक इलाक़े से कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, उधर बंगाल से लेके गुजरात तक, कहाँ से भी और कहीं भी क़याम कर सकते और कौन सा भी पेशा अख्तियार कर सकते। इस तरीके से आज़ादियाँ हैं। और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ चाराजोई का भी हक़ ये खुसूसियात में शामिल है और ये हिंदुस्तान की दस्तूरी हुकूक़ में भी शामिल है कि हम कुछ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम अदालती चाराजोई कर सकते हैं, उसका हमको हक़ हासिल है। और मजहबी आज़ादी है, कौन सा भी मजहब अख्तियार कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, ये हर आदमी अपने पसंद का मजहब अख्तियार कर सकता है। ये आज़ादी है। तालीमी और सक़ाफ़ती आज़ादी भी है, अपने तालीमी इदारे क़ायम कर सकते हैं, अपनी पसंद की तालीम हासिल करें, अपने पसंद का मीडिया इस्तेमाल कर सकते, और दस्तूरी चाराजोई भी इसमें ये हुकूक़ में शामिल है। ये रहा दस्तूर। अब दस्तूर के अंदर थोड़े लचक भी रखी गई है। हिंदुस्तानी दस्तूर के अंदर गुंजाइश है कि उसके अंदर तरमीमात भी किया जा सकते। 1978 तक दस्तूरी हुकूक़ में जायदाद का हक़ भी शामिल था। ये दस्तूरी जो हुकूक़ थी, बुनियादी हुकूक़, उसमें जायदाद का भी हक़ शामिल था। लेकिन 1978 में दस्तूर की 44वीं जो तरमीम हुई, उसके अंदर तरमीम की गई, तो 44वीं इस तरमीम के ज़रिए से दस्तूरी हक़ के बजाय उसको क़ानूनी हक़ बनाया गया, यानी प्रॉपर्टी का जो हक़ है। और दस्तूर की एक चौथी खुसूसियत ये है कि इस दस्तूर में रहनुमायाना उसूल बताए गए हैं, यानी जहाँ कहीं दस्तूर में कोई चीज़ नहीं बताई गई तो इस रहनुमायाना उसूल के ज़रिए से इससे मदद ली जा सकती कि किस तरीक़े से, कैसे मूवमेंट में किस तरीक़े से किया जाए, यानी कौन से हालात में यानी कौन सा उसूल अपनाया जाए। तो ये रहनुमायाना उसूल असल में आयरलैंड के दस्तूर से अख़ज़ किए गए हैं, जो ब्रिटिश के करीब में जो एक रियासत है जो पहले ब्रिटिश का हिस्सा थी, आयरलैंड, उसके दस्तूर से लिए गए हैं ये रहनुमायाना उसूल, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है जब कहीं हस्ब ज़रूरत है। पाँचवीं खुसूसियत क्या है, बुनियादी फ़राइज़ भी मुकर्रर किए गए हैं, यानी लोगों को सिर्फ हुकूक़ नहीं, फ़राइज़ भी हैं कि मुल्क की सालमियत के लिए कोशिश करें, एक और कौमी एकजहती के लिए कोशिश करें, सारे अक़वाम मिलजुल कर रहें, सालमियत और यानी एक मुमलिकत, मजबूत मुमलिकत के वास्ते। और उसके अलावा इसकी कौमी परचम का एहतराम करना, कौमी निशानियाँ जो भी है उसका एहतराम करना और दस्तूर की हिफाजत करना, ये भी ये बुनियादी ये क्या है ज़िम्मेदारियों में रखा गया है। अच्छा, ठीक खुसूसियत जो दस्तूर की ये है कि दस्तूर एक लचक वाला है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, यानी फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर इलास्टिसिटी है। इसको हम यानी हस्ब ज़रूरत उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब है। और इस्तेवारियत यानी रिजिडिटी है, यानी एक मजबूत में उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। उसका मतलब ये है कि बाज़ चीज़ दस्तूर के अंदर ऐसा है कि दस्तूर से बिल्कुल अक्सर उसको खारिज नहीं कर सकते हम तरमीम के लिए। वो जो दस्तूर की दफ़ा रहती तरमीम करने, तो वो अपनी जगह वैसी रही थी, उसके अंदर एक तरमीम करके उसमें लिखा जाता है कि ये जो ऊपर की दस्तूर की जो दफ़ा है उसको अंदर ये तरमीम की जा रही, वो दफ़ा अपनी जगह रहती, इसलिए उसको रिजिड बताया गया। और रिजिडिटी का जो मतलब ये भी है कि उसको हम अक्सर तरीक़े से पूरे दस्तूर को कलअदम नहीं करार दे सकते, सारे दस्तूर को उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं, सारे दस्तूर को कलअदम। और जो अमेंडमेंट के लिए
पार्लियामेंट में जो दस्तूर की तरमीम है, अमेंडमेंट है, उसके लिए 2/3 पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के 2/3 यानी अरकान की अक्सरियत से इसको पास करना पड़ता, किसी भी दस्तूरी तरमीम के लिए ज़रूरी है। यानी उसके लिए 1/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है कि बाज़ मामलात में उसको सिंपल मेजॉरिटी से भी, यानी छोटे छोटे मामलात है तो उसको पास किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा उसके अगर उसमें रिजिड है पार्ट है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती। और दस्तूर की खसूसियत इसका दिबाचा है, और दस्तूर की रूह है, और ये दिबाचा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उसका दिबाचा, और उसको मंजूर कर लिया गया। तो दस्तूर की खसूसियत में एक ये है कि हिंदुस्तान को फेडरल गवर्नमेंट बनाया है, यानी एक जमहूरी लेकिन फेडरल यानी रियासती और मरकज़ी दो तरह की हुकूमत होती है। रियासती सतह पर भी एक हुकूमत होती और मरकज़ी सतह पर भी होती है, और रियासत मरकज़ ताल्लुक़ात को इसमें बतला दिया गया है कि रियासत के क्या क्या इख्तियारात हैं और मरकज़ के क्या क्या इख्तियारात हैं, रियासत को आमदनी के ज़राए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मरकज़ किस तरीके से उसके आमदनी के ज़राए का इस्तेमाल कर सकती है, उसको कितना पार्ट मिलना चाहिए। इस तरीके से ये सब बातें उसके दस्तूर के अंदर बता दी गई हैं। और इसके अंदर पार्लिमानी हुकूमत का इसके अंदर बताया गया दस्तूर के अंदर कि हमारी हुकूमत जो है ये पार्लिमानी होगी, यानी बरतानवी तर्ज की पार्लिमानी, अमेरिकनी पार्लिमानी नहीं, वहाँ पे सदारती हुकूमत है, यहाँ पे ये पार्लिमानी हुकूमत है। तो इसके अलावा यहाँ पे आज़ाद अदलिया और आम इंतखाबात का इसके अंदर हक़ फ़राहम किया गया। आज़ाद अदलिया है, अदलिया के अंदर कोई मदाखलत नहीं कर सकता, उसको पूरी आज़ादी दी गई कि इंसाफ किया जाए। और इसके अलावा एक आम इंतखाबात, हर शहरी को, उसको जो बालिग शहरी है, जो भी जिसके वोट की उम्र रखी गई है, उसको वोट देने का हक़ है, अपनी पसंद की हुकूमत का यानी वो इंतखाब कर सकता। दस्तूर में तरमीम जो है, अमेंडमेंट है, उसकी गुंजाइश के लिए ख़ुद दस्तूर के अंदर एक दफ़ा रखी गई, वो 368 आर्टिकल है। इसके अंदर ये तरीक़ा बतला दिया गया कि दस्तूर के अंदर तरमीम कैसी की जा सकती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी कब ज़रूरत है, सिंपल मेजॉरिटी की कब ज़रूरत है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान के नुमाइंदे उसके अंदर वोट का कैसा हक़ रखते हैं, ये सारी चीज़ें इस दस्तूर के अंदर ही बताई दी है 368 आर्टिकल के ज़रिए कि तरमीम किस तरीके से की जा सकती है, अमेंडमेंट। और 1950 यानी 26 जनवरी 1950 से अब तक जो जब दस्तूर नाफिज हुआ, अब तक दस्तूर हिंद में 105 मरतबा अमेंडमेंट यानी तरमीम की गई है। और सबसे पहली जो तरमीम हुई थी वो 1951 में आइनी तरमीम हुई। इसके वजह से रियासतों को समाजी माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करने का इख्तियार दिया गया। यानी दस्तूर में जो इख्तियार दिया गया था कि मरकज़ चाहे तो पसमानदा तबक़ात को रिज़र्वेशन दे सकती है, वो 10 साल के लिए उस वक्त दिया गया था। तो ये 1951 में जो पहली तरमीम जो आइन में हुई, दस्तूर में हुई, वो ये थी कि रियासतों को भी ये हक़ हासिल किया गया कि रियासती सतह पर वो भी पसमानदा तबक़ात कौन हैं, उनको मराद दे सकते हैं, उसका मुक़र्रर कर सकते हैं कि कौन कौन पसमानदा तबक़ात में शामिल है। जो आखिरी बार जो दस्तूरी तरमीम हुई है वो 10 अगस्त 2021 को अमल में आई, और इसके रूह से हिंदुस्तान में जो रियासतों में समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबक़ात की निशानदही का जो ओबीसी को इख्तियार करने का जो हक़ दिया गया था, वो हर 10 साल को क्या होता है उसका दोबारा उसको मंजूर किया जाता है, यानी 10 साल की मुद्दत होती है। तो वो दोबारा यानी इसको हक़ देने के लिए रियासतों में जिस तरीके से इससे पहले 51 में दिया गया था, वो इसी तरीके से हर 10 साल के बाद इसको रिन्यूअल किया जाता है। ये दस्तूरी तरमीम के ज़रिए से रिन्यूअल किया गया कि ओबीसी का हक़ रियासतों को भी हासिल है। उसके बाद भी 22 में भी एक तरमीम हुई, वो त्रिपुरा रियासत के ताल्लुक़ से अलग से है, वहाँ के जो एक ट्राइब है उसको उसके अंदर इंक्लूजन के बारे में वो एक तरमीम हुई थी। 104वीं दस्तूरी तरमीम के ज़रिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के रिजर्वेशन को यानी 10 साल तक बढ़ाने की गुंजाइश मुहैया की गई, वो 104वीं तरमीम। यानी इसमें भी ऐसे ही ये रिजर्वेशन को बढ़ाने की जो रियासतों के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान हैं उसको देने की। और इसी साथ में वो एंग्लो इंडियन का जो 2 नामज़द अरकान होते थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। इस तरीके से दस्तूरी तरमीम
पे ये अमल है। मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े पर कौन सी कश्मीर के आर्टिकल 370 है जो कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ हासिल करने के जो दस्तूरी गुंजाइश है उसके बारे में, और उसको कलादम तो नहीं, उसके अंदर तरमीम के बारे में, और बहुत सारी इसकी दस्तूरी तरमीमात हुए उसके बारे में, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के लिए किसके हुकूक़ क्या है, और हुकूमत कैसे तश्कील दी जाती है, दस्तूरी तौर पे सदर जमहूरिया का इंतखाब कैसा होता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसा होता है, दस्तूरी तौर पर गवर्नर क्या होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तखर्रुर कौन करता है, कैसा किया जाता है, और एक लोकसभा के रुकन बनने के लिए उम्र की हद क्या है। इस तरीके के दस्तूरी सब सवालात जो है वो दूसरे पार्ट में आपके लिए पेश किए जाएंगे, और इसको आपको एक तहरीरी तौर पर भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आप दूंगा। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफ़ादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं सब्सक्राइब के बारे में बार बार बताता हूं, लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।